वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर जो हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसकी ऑलरेडी हम 4 वीडियोस में 43 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस क्वेश्चन पेपर की 5वीं वीडियो डिस्कस करेंगे। इसमें भी हम कुछ क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम यूजीसी नेट का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर चुके हैं और इसके अलावा भी हमने इकोनॉमिक्स के डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यूजीसी नेट जो है, यूजीसी नेट का जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं। आज से 10 मई से स्टार्ट हुए हैं और 31 मई क्या है, इसकी लास्ट डेट है। आप जल्दी से जल्दी यूजीसी नेट के जो फॉर्म है वो क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्या बोला है, रैशनल एक्सपेक्टेशन व्यू इंक्लूड। रैशनल एक्सपेक्टेशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो रैशनल एक्सपेक्टेशन को मानने वाले लोग हैं, जैसे थॉमस सर्जेंट, लोकस, ये जो है रैशनल एक्सपेक्टेशन के बारे में क्या कहते हैं। इनका मानना है कि जो एक कंज्यूमर है, जो एक पर्सन होता है, वो बड़ा रैशनली बिहेव करता है। उसको जो है गवर्नमेंट जो है अपनी पॉलिसीज से फूल नहीं बना सकती। उसके पास हर तरह की इंफॉर्मेशन होता है, वो डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और उसके बाद क्या करता है, एक मैच्योर बिहेवियर जो है करता है। ठीक है, गवर्नमेंट जो अपनी पॉलिसीज लेके आती है वो क्या है, वो इतना रैशनली बिहेव करता है। मार्केट में डिसीजन लेने के लिए वो क्या करता है, गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है उसके रिजल्ट को भी कहीं ना कहीं वो प्रिडिक्ट पहले ही कर लेता है, जिसकी वजह से जो उसकी पॉलिसी की इफेक्टिवनेस होती है ना गवर्नमेंट की, वो भी कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जो रैशनल पर्सन होते हैं, रैशनल एक्सपेक्टेशन वाले मानते हैं कि जो रैशनल पर्सन होते हैं वो जो अपने डिसीजन होते हैं ना उनमें किसी तरह का एरर नहीं होता। अगर एरर होता भी है, अगर उनसे गलती होती भी है तो वो टेम्परेरी होती है, लेकिन वो एक रैशनली तरीके से क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। अब देखिए, जो बातें हमने इन्फॉर्मेशन में कलेक्ट की, अब उसके हिसाब से हम ये देखते हैं कि रैशनल एक्सपेक्टेशन में हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे। फर्स्ट देखिए, मार्केट क्लियरिंग जो है, रैशनल एक्सपेक्टेशन डज नॉट अप्रोच टू फिलिप्स कर्व। जो मार्केट क्लियरिंग का कॉन्सेप्ट है, इन्होंने कहा है रैशनल एक्सपेक्टेशन जो है उसको फिलिप्स कर्व्स में जो है अप्रोच नहीं करता। सेकंड पॉइंट देखिए, रैशनल एक्सपेक्टेशन इज द थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेशन। रैशनल एक्सपेक्टेशन एक थ्योरी है एक्सपेक्टेशन की। थर्ड में देखिए, एन एम्फेसाइज ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ पॉलिसी मेकर। ये जो है इस बात पर जोर डालती है कि जो पॉलिसी मेकर है उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता क्या है। ठीक है, पॉलिसीज की जो विश्वसनीयता है उन पर काफ़ी जोर डालती है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, अ प्रेफरेंस फॉर पॉलिसी मेकिंग रूल्स रादर देन डिस्क्रिशन। ठीक है, कि प्रेफरेंस इसमें किसको दी जाती है, पॉलिसीज को बनाने को दी जाती है, ना कि उसमें ज़्यादा चेंजेस करने को दी जाती है। डिस्क्रिशन करने को नहीं बोला जाता। जनरली इंसिस्ट दैट मार्केट डू नॉट क्लियर रैपिडली। इसमें ये कहा जाता है कि मार्केट जो है बहुत जल्दी क्लियर नहीं होती। अभी मैंने जो आपको रैशनल एक्सपेक्टेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी, उसके हिसाब से आप देखिए, इसमें रैशनल एक्सपेक्टेशन जो है थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेशन है, ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन को देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं एक कंज्यूमर या एक पर्सन इतना रैशनली बिहेव करता है कि उसको जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उसके रिजल्ट को वो पहले प्रेडिक्ट कर लेता है। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जोर इस बात पर दिया जाता है कि जो आपने पॉलिसीज़ बनाई उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता क्या रहेगी, इस पर काफ़ी जोर दिया जाता है। थर्ड ऑप्शन को देखिए, पॉलिसी प्रेफरेंस फॉर पॉलिसी मेकिंग रूल रादर देन डिस्क्रेशन, कि इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट या कोई भी जो पॉलिसी बनाने वाला है वो सिर्फ पॉलिसी बना सकता है। ठीक है, वो ज़्यादा फोकस किस पे करेगा, पॉलिसीज बनाने पे फोकस करेगा, ना कि वो डिस्क्रिएशन पर जो है फोकस करेगा, क्योंकि उसके हाथ में पॉलिसीज बनाना है। लेकिन जो रैशनल पर्सन है वो क्या करता है, उसके रिजल्ट को पहले ही प्रिडिक्ट करके कहीं ना कहीं जो पॉलिसी का इफेक्ट है उसको क्या कर देता है, ज़ीरो कर देता है। तो बस पॉलिसी मेकर के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो जितना एफिशिएंटली पॉलिसी को बना पाएगा उतना ही ज़्यादा उस पर वो इम्फेसाइज करता है।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। इसमें कभी भी जो मार्केट जो होती है डज नॉट क्लियर रैपिडली, इन चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं की जाती। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन अ बजट एट ग्लांस, जब बजट आता है, बजट के बाद जो बजट ग्लांस आता है, ठीक है, उसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, बजट एस्टिमेट्स ऑफ करंट ईयर। बजट ग्लांस के अंदर हमारा जो बजट के एस्टिमेट्स होते हैं ना करंट ईयर के, मैंने आपको कहा बजट आने के बाद बजट का एक ग्लांस पूरा आता है, पूरा एक रिकॉर्ड आता है कुछ दिन बाद, तो उसके अंदर बजट के जो एस्टिमेट्स होते हैं ना करंट ईयर के, वो भी इंक्लूड किए जाते हैं। रिवाइज एस्टिमेट्स, करंट ईयर के रिवाइज एस्टिमेट्स भी उसके अंदर आते हैं, और एक्चुअल एस्टिमेट्स उसके अंदर नहीं आते। एक्चुअल एस्टिमेट्स फॉर प्रोसीडिंग ईयर, पिछले ईयर के, प्रोसीडिंग ईयर के एक्चुअल एस्टिमेट्स उसके अंदर आते हैं। और बजटरी एस्टिमेट है कि अभी बजट आया नहीं है लेकिन आप पहले ही फोरकास्टिंग करते हो, तो बजटरी एस्टिमेट्स फॉर अपकमिंग ईयर ये हम बजट ग्लांस के अंदर देखते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर फोर्थ एंड ऑप्शन नंबर फिफ्थ। अब देखिए ए बी डी ई ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए, आप एक बजट का जो ग्लांस है उसको चेक कीजिए। ये देखिए ये क्या है, एक बजट, मैंने आपको कहा कि बजट आने के बाद क्या आता है, बजट का ग्लांस आता है। अब इसके अंदर आप देखिए क्या क्या आता है, इसके अंदर बजटरी एस्टिमेट्स आते हैं और रिवाइज एस्टिमेट्स भी होते हैं, और जो हम इन फ्यूचर में जो बजट आएगा नेक्स्ट ईयर का उसके क्या होते हैं, बजटरी एस्टिमेट्स भी होते हैं, और जो प्रोसीडिंग बजट्स होता है ना, पिछला बजट जो होता है उसके क्या होते हैं, एक्चुअल डाटा उसका हमारे पास होता है। तो अभी आपने देखा बजटरी एस्टिमेट्स, रिवाइज एस्टिमेट, ठीक है, 2022-23 का बजट एस्टिमेट है यहाँ पर, और 2022-23 का रिवाइज एस्टिमेट है, और 2023-24 का आने वाले का बजटरी एस्टिमेट्स भी यहाँ पर है, और एक्चुअल एस्टिमेट्स भी है आपके पास। देखिए एक्चुअल है, लेकिन एक्चुअल क्या है, एक्चुअल आपके पिछले साल के हैं। तो वहाँ पर जो मैंने आपको समझाया, यहाँ पर मैंने आपको एक बार दिखा दिया बजट एट ग्लांस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसीलिए उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर मैंने आपको बताया वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डू एडवर्स टेक्नोलॉजी शॉक्स अफेक्ट्स द लेबर डिमांड एंड सप्लाई। अब यहाँ पर बात होती है कि शॉक्स क्या होते हैं, टेक्निकल शॉक्स, कि अचानक से क्या हो जाता है, टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाता है। कहा जाता है कि अगर टेक्नोलॉजी का चेंज पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, इकोनॉमी में क्या होता है, जितना इनपुट हम यूज़ कर रहे थे उसी इनपुट से हम ज़्यादा प्रोडक्शन को क्रिएट कर लेते हैं, और वो इकोनॉमी के लिए अच्छा है। जैसे कि किसी भी देश में अगर टेक्निकल प्रोग्रेस होती है, पॉजिटिव टेक्निकल शॉक्स होते हैं, तो उसका आउटपुट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, वहाँ पर लेबर को ज़्यादा काम मिलने लग जाता है क्योंकि उसने टेक्निकली ग्रोथ की है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ क्वेश्चन उल्टा बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है हाउ डू एडवर्स टेक्निकल शॉक, आपने एक ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई जिसने क्या किया, एडवर्स इफेक्ट, उल्टा प्रभाव डाला, तो इसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई जो है लेबर की, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, कहीं ना कहीं अगर आपकी टेक्नोलॉजी के जो शॉक्स हैं वो पॉजिटिव नहीं है, तो वो डिमांड जो है लेबर की उसको डिक्रीज कर सकते हैं। हो सकता है कि उस मशीन की वजह से आपके यहाँ पर आपने लेबर को बिल्कुल काम से हटा दिया, उसको बिल्कुल रिप्लेस कर दिया। तो अगर आपके टेक्निकल शॉक पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो हो सकता है आपको अब डिमांड फॉर लेबर की अब ज़रूरत भी ना हो। तो ऐसे में आप क्या करोगे, डिमांड जो है लेबर की वो कम से कम करोगे, क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी जो इम्प्रूवमेंट है वो पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। सेकंड देखिए, रियल वेज भी घट जाएगी और आप जो रोज़गार दे रहे थे लोगों को वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा आपने ऐसी मशीन लाया जिसने लेबर को पूरी तरह से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में आप वेज रेट भी उनको क्यों देना चाहोगे,
और एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। और क्या होगा, आपके जो मार्केट में जो संतुलन होता है, जब आप एम्प्लॉयमेंट ही नहीं दे रहे लोगों को, तो जो संतुलन है एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक सिचुएशन आती है ना बाद में। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करने का सबसे जो बड़ा नुकसान है, मान लो अगर इंडिया के अंदर हम ज़्यादा करते हैं, तो धीरे धीरे एक सिचुएशन आती है कि जो कैपिटलिस्ट होते हैं, उनके क्या हो जाते हैं, जो पैसा लगाते हैं, उनके प्रॉफिट एक टाइम ऐसा आता है क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी जो मार्केट है ना, मार्केट में जो संतुलन था उस पर भी गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे, अगर हमारी टेक्नोलॉजी एडवर्स टेक्नोलॉजी शॉक है, तो लेबर की डिमांड और सप्लाई पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहली बात, डिक्रीज हो जाएगी लेबर की डिमांड, रियल वेज रेट भी कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा, और हमारी मार्केट के इक्विलिब्रियम पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि डिस इक्विलिब्रियम पैदा हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 A, B एंड E आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको सेंटेंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। सबसे पहली बात, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, किसी भी इवेंट के सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी होती है, किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, वेरी लो होती है। मान लो आपका कोई मशीन्स बनाने का एक बिजनेस है, आपका मशीन्स बनाने का एक बिजनेस है, तो आप क्या करोगे, वहाँ पर आप क्या करोगे, कम से कम डिफेक्टिव मशीन्स बनाओगे ना। तो यहाँ पर क्या होता है, किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ देखना है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या चीज़ें आएंगी। सबसे पहली बात, एन नंबर ऑफ ट्रायल्स इज वो इंडेफिनेटली लार्ज। तो इसमें जो ट्रायल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एन से लेकर इन्फिनिटी तक चलते हैं, ये इसकी एक अजम्पशन होती है, तो ये राइट है। आपने इसकी करैक्टरिस्टिक्स, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की पहली करैक्टरिस्टिक्स होती है कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, वो एन से लेकर इन्फिनिटी तक चल सकते हैं। सेकंड देखिए, यहाँ पर बोला P इज द कॉन्स्टेंट एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर ईच ट्रायल इज वेरी लार्ज। यहाँ पर बोला है P एक कॉन्स्टेंट है और यहाँ पर जो सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो वेरी लार्ज है। अभी मैंने आपको बताया पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहाँ पर किसी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो वेरी स्मॉल होती है, लेकिन यहाँ पर वेरी लार्ज दी गई है, तो इसीलिए ये तो हो जाएगा रॉन्ग। अगला ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट, सेकंड आपका रॉन्ग हो गया। थर्ड देखिए, ये कह रहे हैं आप नंबर ऑफ एन जो है उसको आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एम आएगा, जो कि एक फाइनाइट नंबर होगा, और ये इसे हम मीन भी बोलते हैं। तो ये भी एक करैक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की एक अजम्पशन है, तो ये वाली बात बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, μ3 की वैल्यू दे रखी है m+2। μ3 की वैल्यू m+2 पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं होती। अगर हम बात करें μ4 की वैल्यू, तो μ4 की वैल्यू वहाँ पर 3m² + m, ये राइट होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड एंड ऑप्शन नंबर फिफ्थ आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा A, C एंड E। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के आपके एक बार करैक्टरिस्टिक्स या अजम्पशन चेक करना, वहाँ पर इन सब चीज़ों को बताया गया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट कंक्लूजन विदाउट एरर इन टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। आपने हाइपोथेसिस की टेस्टिंग की है, तो आपकी टेस्टिंग में किसी तरह का कोई एरर नहीं है, तो उस सिचुएशन में आपके कंक्लूजन क्या क्या कंक्लूजन होने चाहिए। ठीक है, आपको पता है आपकी दो हाइपोथेसिस होती हैं, H0 और H1 हाइपोथेसिस। अब देखिए, अब फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़िए।
फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। जब कोई चीज़ सही है आप उसको गलत जो है उसको आप रिजेक्ट करते हो तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या आएगा, एरर आएगा, या तो टाइप 1 एरर आ जाएगा या टाइप 2 एरर आ जाएगा। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा है आपके जो कंक्लूजन है वो कैसे होने चाहिए, विदाउट एरर फ्री होने चाहिए। अगर आप फर्स्ट को राइट मानते हो तो ये आपके कंक्लूजन में क्या है, आपके कंक्लूजन में एरर आएगा, क्योंकि आप नल हाइपोथेसिस को जब रिजेक्ट कर रहे हो जब वो सही है। तो आप सेकंड को पढ़िए, सेकंड में क्या बोला है, एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इज ट्रू। जब कोई चीज़ ट्रू है आप क्या करो, उसको एक्सेप्ट कर लो, तो आपके कंक्लूजन एरर फ्री रहेंगे। थर्ड को पढ़िए, एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज ट्रू। ये गलत है। अगर आपकी H1 ट्रू है तो आप उसी को एक्सेप्ट करो ना, तब आप H0 क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। डी ऑप्शन को पढ़िए, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन H0 इज ट्रू। ये बात सही है। आपकी ट्रू क्या है, H1 है, तो आप उसी को मानिए और H0 को क्या कर दीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए। वही बात इन्होंने बोली है। अगला देखिए, एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन H1 इज फॉल्स। आपके पास दो ही हाइपोथेसिस होती है। अगर आपकी H1 फॉल है तो आप क्या कीजिए, H0 को एक्सेप्ट कर लीजिए, तभी जो आपके कंक्लूजन है वो क्या आएंगे, एरर फ्री आएंगे। तो इसीलिए आपका जो आंसर होगा वो B, D एंड E, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपके कंक्लूजन में किसी तरह का कोई एरर नहीं आएगा। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में बोला है कि अगर विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट व्हेन OLS एस्टिमेशन। अगर आपके डाटा में हेट्रोसेडासिटी है और आप OLS लगाते हो, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर का मेथड का यूज़ करते हो, तो आपके रिजल्ट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपसे ये क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर पहली बात अगर कहें, अगर आपके डाटा के अंदर हेट्रोसेडासिटी है और आप OLS लगाते हो तो आपके रिजल्ट जो है, पहली बात आपके एस्टिमेट्स जो हैं वो क्या रहेंगे, लीनियर रहेंगे। एस्टिमेट्स कोफिशिएंट आर अनबायस रहेंगे, ये पूछा गया है। एस्टिमेटेड कोफिशिएंट आर बायस, या फिर एस्टिमेटेड कोफिशिएंट आर कंसिस्टेंट, या एस्टिमेटेड कोफिशिएंट आर एफिशिएंट। अगर हम बात करें तो अगर आपके डाटा में तो आपके जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, आपके कोफिशिएंट्स तो लीनियर रहेंगे और उसके बाद आपका जो कोफिशिएंट है वो अनबायस जो है वो रहेंगे, और उसके बाद आपके डाटा में किसी तरह की क्या होगी, बायसनेस जो है वो नहीं होगी। डाटा आपका कैसा रहेगा, अनबायस रहेगा। लेकिन आप जो है आपके जो एस्टिमेट्स हैं वो कैसे रहेंगे, आपके जो एस्टिमेट्स है वो क्या रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पर A, B एंड D ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाई द, आपसे क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की अजप्शन जो है वो पूछी गई है। पहली अजप्शन उनकी यही होती है कि आपके मीन जो डिस्टर्बेंस टर्म है उसकी जो वैल्यू है वो क्या नहीं चाहिए, मीन वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो ये इसकी फर्स्ट अजप्शन है। सेकंड पढ़िए, आपका जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है जिसको हम x1 x2 बोलते हैं, और जो एरर टर्म है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल x1 और एरर टर्म u आपस में कोरिलेटेड है, लेकिन क्लासिकल लीनियर इक्वेशन आपको हमेशा कहता है OLS कि आपका एरर टर्म जो है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन लाइन कह रही है कि इनका आपस में रिलेशन होगा। तो ये आपकी अजप्शन नहीं है। अगला पढ़िए, आपको बोला है कांस्टेंट वेरिएंस, ये इसकी थर्ड अजप्शन है OLS की। यहाँ पर बोला है नो ऑटो कोरिलेशन बिटवीन डिस्टर्बेंस टर्म, आपकी दो डिस्टर्बेंस टर्म है U1
और यूजे, इनके बीच में किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं है, किसी तरह का ऑटो कोरिलेशन नहीं है, तो ये भी किसकी अजप्शन है, ये भी आपकी OLS की क्या है, अजप्शंस है। उसके बाद देखिए देयर इज मोर देन वन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्सप्लानेटरी वेरिएबल। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके जो एक्सप्लानेटरी वेरिएबल है इनका आपस में, इनमें क्या है, रिलेशनशिप पाया जाता है। अगर ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब यहाँ पर आपकी मल्टी कोलिनियरिटी जो होती है ना, मल्टी कोलिनियरिटी की क्या है, प्रॉब्लम जो है यहाँ पर क्रिएट हो रही है। लेकिन OLS की जो अजप्शंस होती हैं उसमें मल्टी कोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आपकी कौन कौन सी अजप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगी। आपकी ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि आपकी जो जीरो मीन है उसके बाद आपका कांस्टेंट वेरिएंस की अजप्शन भी राइट हो जाएगी, और उसके बाद नो ऑटो कोरिलेशन की अजप्शन भी आपकी राइट हो जाएगी। यहाँ पर कह रहा है वो मल्टी कोलिनियरिटी है, यहाँ पर वो कह रहा है कि एक्स और म्यू में रिलेशन है, तो ये दोनों आपकी रॉन्ग हो गई। तो इसीलिए ACD ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मैंने जो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की जो मेन अजप्शंस है, जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सभी को क्या किया हुआ है, लिखा हुआ है। आप इनको जरूर रीड कीजिए क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चंस UGC नेट में पूछे गए हैं, चाहे वो शिफ्ट 1 हो या शिफ्ट 2 हो। अगला देखिए, इन मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल है और हाइपोथेसिस को टेस्ट किया गया है और बोला गया है H0 हाइपोथेसिस में क्या है, β2 बराबर है β3 के और इक्वल टू 0। मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल में आप किस टेस्ट का यूज़ करोगे, अगर ये वाला सिचुएशन है तब हम जो टेस्ट यूज़ करेंगे वो टेस्ट करेंगे F टेस्ट का यूज़ करेंगे, जो फिटनेस ऑफ गुड को दिखाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स ऑफ HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो 1990 में आया था, महबूल उल हक ने, और इसको जो है कंस्ट्रक्ट किया था, तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। इसके अंदर रियल GDP पर कैपिटल, अडल्ट लिटरेसी रेशो कंबाइंड विद एनरोलमेंट रेशो कि कितना पढ़ा हुआ है, कितना उसका एनरोलमेंट क्या है, ये भी इसका पार्ट होता है HDI का। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये भी HDI का कंपोनेंट है। मेल न्यूट्रिशन अंडर 5 या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये दोनों जो है इसका पार्ट नहीं होते। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ABC ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन को लेकर कौन सी बात करेक्ट है। पहले बात बोला गया है इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड अंडर द आर्टिकल 380 में इसको बनाया गया है। तो ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि फाइनेंस कमीशन जो है 280 आर्टिकल के तहत जो है बनाया गया था और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर A भी आपका गलत हो गया, ऑप्शन नंबर B भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर C क्या है आपका राइट है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बनाए गए हैं अंडर द आर्टिकल 280 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर C आपका राइट है। अगला ऑप्शन पढ़िए, प्रोफेसर KC पंत जो है इसके चेयरमैन है। 10th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, 10th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन KC पंत है, ये भी आपका राइट है। ये वाला पढ़िए, डॉक्टर विजय केलकर, विजय केलकर बोला गया है, क्या ये 14th फाइनेंस कमीशन जो है उसके चेयरपर्सन है, ये भी गलत है क्योंकि ये 13th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन है। विजय एल केलकर 13th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन है। 14th फाइनेंस कमीशन के तो YV रेड्डी सर जो है 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन है। अब देखिए यहाँ पर आपके सभी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि आपको जो ऑप्शन दिए गए वो रॉन्ग है। आपका A तो पहले ही गलत हो गया था, B भी रॉन्ग हो गया था, A और B तो बिल्कुल आएगा ही नहीं। उसके बाद C और D आपके पास अभी यहाँ पर सिर्फ 2 ही ऑप्शन राइट है, C और D। ऑप्शन नंबर E भी आपका रॉन्ग है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आंसर की में इस क्वेश्चन को गलत दिया गया है, आपका ऑप्शन नंबर C और ऑप्शन नंबर D यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया, अब आपसे बोला गया इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है।
ये बोला गया एक प्रोडक्ट टैक्स लगाया जाता है और जिसकी वजह से विल राइज द प्राइस लेस अंडर मोनोपोली देन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। यहाँ पर लगा क्या क्या कह रहे हैं कि दो कंडीशन है, एक मोनोपोली की सिचुएशन है, एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन की सिचुएशन है। अगर प्रोडक्ट पर टैक्स लगाते हैं तो मोनोपोली में जो प्राइजेज हैं वो कम बढ़ेंगे, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस होता है वो ज़्यादा बढ़ता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट बोली गई है। अभी आप डायग्राम से इसको देखिएगा। डायग्राम में देखिए टैक्स लगने की वजह से क्या होता है, अब ज़्यादा डीप में तो नहीं जाएंगे। अब मान लो मार्जिनल कॉस्ट परफेक्ट कंपटीशन में ये थी, टैक्स लगने की वजह से टैक्स लगाया गया, तो देखिए परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस जो है P1 से बढ़कर क्या हो गया, P2 हो गया है। लेकिन मोनोपोली की सिचुएशन में देखिए क्या होगा, टैक्स लगने से मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगी, प्रोड्यूसर की बढ़ जाएगी और उसका प्राइस P1 से बढ़कर P2 हो गया। आपने देखा कि यहाँ पर प्राइजेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो प्राइस बढ़ रहे हैं वो कम ही बढ़ पा रहे हैं। तो यही तो स्टेटमेंट में बोला था कि अगर प्रोडक्ट टैक्स लगाया जाता है तो मोनोपोली में प्राइस कम बढ़ेगा और परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइजेस हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगी। अगली स्टेटमेंट को पढ़िए। अ टैक्स ऑन कैपिटल इनकम इज टेंड टू प्रोग्रेसिव। जो कैपिटल की जो इनकम होती है उस पर जो टैक्स लगाया जाता है वो तो कहलाता है प्रोग्रेसिव टैक्स की तरह, लेकिन वेज इनकम पे जो टैक्स लगता है वो एक रिग्रेसिव इनकम की तरह लगता है। ये वाली स्टेटमेंट भी सही बोली गई है, क्योंकि आपने देखा होगा जो गरीब पर्सन होते हैं, अब मान लो कोई भी आप प्रोडक्ट का एग्जांपल लगा लो, एक ब्रेड का पैकेट है, उसको एक अमीर पर्सन भी खरीद रहा है जिसकी इनकम 100 रुपीज़ है, एक गरीब पर्सन भी खरीद रहा है जिसकी इनकम 10 रुपीज़ है, ठीक है, मान लो 10 रुपीज़ है। अब क्या है, जो ब्रेड का पैकेट है वो क्या है, 10 रुपीज़ का है और उसमें 8 रुपये का पैकेट है, 2 रुपये का टैक्स है। वही टैक्स इस गरीब पर्सन को पे करना है और वही टैक्स इस अमीर पर्सन को पे करना है। तो वो ये कह रहा है कि जो वेज इनकम पे जो टैक्स एक तरह से लगाया जाता है प्रोडक्ट्स पे, तो वो एक तरह का रिग्रेसिव होता है नेचर का। ये बात बिल्कुल सही है। अगला देखिए, द बर्डन ऑफ टैक्स विल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेलर एंड बायर इन द रेशो ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टू दैट ऑफ सप्लाई। कि डिमांड की इलास्टिसिटी और सप्लाई की जो इलास्टिसिटी होती है उसके हिसाब से ही बायर और सेलर में क्या होता है, टैक्स का जो बर्डन होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। सही बात है। हम ये देखते हैं ना कि डिमांड इलास्टिक है तो बायर ज़्यादा पे करेगा, सप्लाई इलास्टिक है तो सप्लायर ज़्यादा पे करता है। तो डिमांड एंड सप्लाई की जो इलास्टिसिटी होती है उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसी के हिसाब से टैक्स का बर्डन क्या होता है, डिसाइड होता है, कौन ज़्यादा पे करेगा कौन नहीं। उसके बाद देखिए, उसके बाद कह रहे हैं यूनिट टैक्स की वजह से जो है, यूनिट टैक्स अगर लगाया जाता है तो पैरेलल और डाउनवर्ड शिफ्ट आएगा सप्लाई शेड्यूल में। अगर आप लगाओ किसी भी चीज़ पे अगर आप टैक्स लगाते हो तो आपकी सप्लाई में क्या आ जाता है, टैक्स लगने की वजह से डाउनवर्ड शिफ्ट तो नहीं आएगा। डाउनवर्ड शिफ्ट तो तब आता है ना जब टैक्स नहीं लगाया जाए, प्रोड्यूसर को फ़ायदा हो। सप्लाई में शिफ्ट क्यों आएगा, अगर टैक्स लगाया जाता है, टैक्स लगने की वजह से आपके डिमांड में शिफ्ट आएगा, ना कि आपके सप्लाई में शिफ्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा। अगला देखिए, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स राइज द प्राइस एंड क्वांटिटी। जब टैक्स लगाया जाता है ना तो प्रोड्यूसर के पास क्या ऑप्शन बचता है, वो प्राइस को इंक्रीज कर देता है और क्वांटिटी को रिड्यूस करता है, क्योंकि उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो यहाँ पर कौन कौन सी बातें उसकी सही हुई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। तो A, B एंड C आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा अभी भी तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके उन क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दूंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, 56 क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या बोला गया है। यहाँ पर भी आपसे पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पर बोला है एक कॉम्पिटिटिव मार्केट जो होती है उसमें एफिशिएंट यूज़ होता है रिसोर्सेज का, या प्रोविज़न जो होता है प्राइवेट गुड्स का वो एफिशिएंट होता है। बट मार्केट फेलियर जो होता है कब होता है, जब आप सोशल गुड्स की बात करते हो या फिर हम कहें पब्लिक गुड्स की बात करते हो।
तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्राइवेट गुड में क्या होता है, या अगर हम कहें एफिशिएंट मार्केट कैसे काम करती है, मार्केट जब एफिशिएंट कब कहते हैं हम, पैरेटो ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन जहाँ पूरी होती है वहाँ पर हम कहते हैं मार्केट एफिशिएंटली वर्क कर रही है, क्योंकि वहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से सब कुछ चलता है। तो प्राइवेट गुड्स में ऐसा होता है कि डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होती है, उसी हिसाब से प्राइस डिसाइड होता है। लेकिन जो पब्लिक गुड होते हैं वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मार्केट फेल हो जाती है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट बोली गई है। अगला देखिए, एफिशिएंट प्रोविजन ऑफ सोशल गुड्स इन्वॉल्व्स हॉरिजॉन्टल रादर देन वर्टिकल एडिशन ऑफ इंडिविजुअल परसूडो डिमांड शेड्यूल। परसूडो डिमांड शेड्यूल एक तरह का पब्लिक गुड का क्या दिखाता है, परसूडो डिमांड शेड्यूल एक तरह का पब्लिक गुड्स के बारे में लोग कितना विलिंग है उसको उनकी विलिंगनेस दिखाता है। जैसे कि आपको एक पब्लिक गुड चाहिए तो उसकी विलिंगनेस को दिखाता है परसूडो डिमांड शेड्यूल। वैसे तो पब्लिक गुड के लिए कोई भी पर्सन कितनी उसको ज़रूरत है उसके बारे में विलिंगनेस नहीं दिखाता, लेकिन जो परसूडो डिमांड शेड्यूल है उसमें क्या होता है, लोग अपनी विलिंगनेस जाहिर करते हैं कि उनको पब्लिक गुड कितनी चाहिए। तो यहाँ पर ये बोला है एफिशिएंट प्रोविज़न जो सोशल गुड का होता है, पब्लिक गुड का, उसमें आप क्या करते हो, हॉरिजॉन्टली ऐड करते हो और आप जो है पब्लिक गुड जो है वो आप डिसाइड कर लेते हो। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि अगर हम पब्लिक गुड के एफिशिएंट प्रोविज़न की बात करें तो पब्लिक गुड्स में हमारा जो एफिशिएंट प्रोविज़न होता है देखो इस तरह से होता है। हम क्या करते हैं, वर्टिकल समेशन ना कर वर्टिकल समेशन नहीं किया जाता, बल्कि क्या होता है, पब्लिक गुड्स कितनी बनाई जाएगी इसमें क्या करते हैं, ये ए पर्सन की डिमांड है, ये बी पर्सन जो है क्या है, डिमांड कर रहा है पब्लिक गुड की, हम इसको इतने हिस्से को यहाँ जोड़ दिया जाता है वर्टिकली, और उसके बाद एक सप्लाई होती है, फिर सप्लाई के साथ इंटरसेक्शन से क्या कर दिया जाता है, इतनी पब्लिक गुड्स का डिमांड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा हॉरिजॉन्टल समेशन, जो हॉरिजॉन्टल समेशन होता है ना वो नहीं होता, बल्कि कैसा समेशन करते हैं पब्लिक गुड के केस में, एफिशिएंट प्रोविज़न के लिए हम वर्टिकल समेशन जो है वो करते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 में बोली गई बात बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगी। अगला देखिए, टू सीक एफिशिएंट प्रोविज़न ऑफ सोशल गुड पॉलिटिकल प्रोग्रेस ऑफ बजट डिटर्मिनेशन इज नीडेड। अगर आप सोशल गुड्स का सही तरीके से प्रोविज़न करना चाहते हैं तो आपको पॉलिटिकल जो प्रोसेस होती है किसी भी इकोनॉमी में बजटिंग की, उससे गुजरना होगा। ये बात बिल्कुल सही है। अगला देखिए, कलेक्टिव एक्शन मे बी नीडेड व्हेन कंज्यूमर चॉइस इज बेस्ड ऑन फॉल एडवर्टाइजमेंट। तो क्या है, यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर एक कंज्यूमर गलत चॉइस कर लेता है, मान लो आप प्रोडक्ट्स देखते हो, टीवी पे तरह तरह की एड्स आती हैं, तो वहाँ पर कई बार एडवर्टाइजमेंट क्या होते हैं, रॉन्ग होते हैं, जो बातें उन प्रोडक्ट्स में नहीं भी होती वो भी उसमें दिखाई गई होती हैं। तो वो ये कह रहा है कि कलेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत है अगर कंज्यूमर चॉइस कर लेता है फॉल एडवर्टाइजमेंट को। तो ये बात बिल्कुल सही है, उस टाइम कलेक्टिव एक्शन लेना ज़रूरी हो जाता है। अगला देखिए, देयर आर मिक्स केस बिटवीन एक्सट्रीम ऑफ प्राइवेट गुड एंड प्योरली सोशल गुड। क्या होता है, इन्होंने कहा है अगर आप मिक्स की बात करते हैं तब आप प्राइवेट गुड एंड जो सोशल गुड है उसके बीच में भी बहुत सी सिचुएशंस आपकी बनती हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आपकी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 एंड ऑप्शन नंबर 5, ये आपकी क्या हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा ACDE। आप इन स्टेटमेंट को अपने आप पढ़ना, ये सभी स्टेटमेंट सिर्फ बी को छोड़कर बाकी सारी स्टेटमेंट राइट दी गई हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनेटरी पॉलिसी इज मेजर टू यूज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अगर किसी भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना है। अब इन्फ्लेशन है तो इसका मतलब क्या है, लोगों के पास ज़्यादा इनकम है, इनकम ज़्यादा है तो किसी भी तरीके से गवर्नमेंट क्या करेगी, उनसे वो पैसा जो है अपनी तरफ लाने की कोशिश करेगी। सबसे पहली बात, सेंट्रल बैंक अगर परचेज करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को कमर्शियल बैंक से, ऐसे में तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को पैसा देगा, लेकिन सरकार को क्या करना है, पैसा खींचना है, तो फर्स्ट तरीका तो वो नहीं अपनाएगा। सेंट्रल बैंक अगर सेल कर देगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को कमर्शियल बैंक को, तो कमर्शियल बैंक हो सकता है आगे कंज्यूमर्स को सेल कर दे, तो ऐसे में क्या होगा,
अगर सेंट्रल बैंक अपनी सिक्योरिटीज़ को कमर्शियल बैंक को सेल करता है तो कमर्शियल बैंक से पैसा कहाँ चला जाएगा? गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। अब कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा नहीं होगा तो वो आगे लोन्स भी नहीं दे पाएंगे और जो प्रॉब्लम इन्फ्लेशन की है वो भी ठीक हो जाएगी। तो ये बी ऑप्शन को ट्राई कर सकता है। एंड बैंक रेट अगर बढ़ा दी जाए, अगर आप बैंक रेट को बढ़ा दो तो लोन महंगा हो जाएगा, तो लोग लोन नहीं लेंगे और जो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। ठीक है, बैंक रेट को रिड्यूस नहीं कर सकते, रिड्यूस करने से लोन ज़्यादा लेंगे लोग और इन्फ्लेशन की दिक्कत और बढ़ जाएगी। अगर कैश रिजर्व रेशो, हर एक बैंक को क्या करना पड़ता है? रिजर्व बैंक के पास कैश जमा करके रखना पड़ता है। अगर कैश रिजर्व रेशो को बढ़ा दिया जाएगा तब भी लोन मिलना महंगा हो जाएगा और ऐसी सिचुएशन में भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका कौन कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर ई। बी सी ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन केस ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। मनी मार्केट है इंडिया की, उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला बोला गया है कमर्शियल बिल इज अ शॉर्ट रन इंस्ट्रूमेंट विद हाई रिस्क। ये रॉन्ग है। कमर्शियल बिल जो है मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट तो है, लेकिन इसमें जो रिस्क होता है वो कैसा होता है? लो रिस्क होता है। तो लो रिस्क ना होने की वजह से यहाँ पर ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। अगला देखिए, ट्रेजरी बिल इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट रन बोरोइंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद एब्सेंस ऑफ डिफॉल्ट रिस्क। ये स्टेटमेंट सही है। ट्रेजरी बिल ये क्या है? जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? लोगों से लोन ले लेती है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए और इसमें किसी तरह का कोई रिस्क नहीं होता और ये एक मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। इसे जीरो कूपन बॉन्ड के नाम से भी हम जानते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोली गई है। अगर हम बात करें, अगला देखिए ऑप्शन नंबर सी को देखिए। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला गया है? ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है आरबीआई यूज करती है रीफाइनेंसिंग एंड टू रिवाइव लिक्विडिटी स्टोरेज इन अ सिस्टम। आरबीआई जो है यूज कर सकती है रीफाइनेंसिंग को, कि रीफाइनेंस मतलब दोबारा से क्या कर देती है? रीफाइनेंसिंग कर देती है। अगर उसे ऐसा लगता है कि जो इकोनॉमी है उसमें क्या है? लिक्विडिटी की कैश जो शॉर्टेज है वो है, तो ऐसे में वो क्या कर देती है? जैसे कोरोना काल में उसे लग रहा था कि इकोनॉमी में क्या है? लिक्विडिटी की शॉर्टेज है, तो उसने कुछ कंपनीज के लिए पैसे को क्या कर दिया था? रीफाइनेंसिंग दे दी थी। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही है। अगला देखिए, आरबीआई है स्विच ओवर फ्रॉम डेली फिक्स रेट रेपो ऑक्शन से डिस्क्रिमिनेटिंग प्राइस ऑक्शन रेपो। ये वाला जो एक एक्टिविटी है ना, जिसमें आरबीआई स्विच करती है फिक्स रेट रेपो ऑक्शन से डिस्क्रिमिनेटिंग प्राइस ऑक्शन, ये वाली एक्टिविटी मनी मार्केट का पार्ट नहीं है। एंड लास्ट ऑप्शन को देखिए, एसएलआर जो है वो कहीं ना कहीं अनेबल होता है टू इम्पोज सेकेंडरी एंड सप्लीमेंट्री रिजर्व ऑन बैंकिंग सिस्टम। ये बात सही है। एसएलआर जो है वो जो सेकेंडरी और सप्लीमेंट्री रिजर्व की ज़रूरतें हैं वो उनको पूरा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये बात बोली गई जो है सही है। अब देखिए इसमें आपका कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर ई। बी सी ई आपका ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द कॉज ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी क्यों है? अनएम्प्लॉयमेंट है इसलिए पॉवर्टी होती है, वेज रेट बहुत कम है इसलिए पॉवर्टी है, लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं है वो काम नहीं कर सकते तो उनको पैसा कहाँ से मिलेगा, इसलिए भी पॉवर्टी होती है। लो लिटरेसी रेट है इसलिए भी पॉवर्टी है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लो, ये नहीं कारण होता पॉवर्टी का। तो ए बी सी एंड ई ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है मेजरमेंट ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। इनकम की जो इनइक्वालिटी होती है, आप अगर उसको मेजर करना चाहते हो तो आप किससे कर सकते हो? गिनी कोफिशिएंट से भी कर सकते हैं, लोरेंज कर्व से भी की जाती है, पल्मा रेशो से भी एंड डिप्रिवेशन रेशो से भी की जाती है। फिलिप्स कर्व से आप इनकम इनइक्वालिटी को मेजर नहीं करते। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आपका डी यहाँ पर देखिए, सॉरी गलत हो गया, गिनी कोफिशिएंट, लोरेंज कर्व एंड पल्मा रेशो, ये तीन जो है हम यूज़ करते हैं इनकम इनइक्वालिटी को मेज़र करने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 और 5 का हम यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
आज हमारे 60 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब आपके 60 से 90 तक 30 क्वेश्चंस ही रह गए हैं, क्योंकि 90 से लेके 100 क्वेश्चन तो आपका पैसेज वाला क्वेश्चन है, वो ईजिली हो जाता है। कुछ क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में बिल्कुल हटकर आए हुए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन ना भी समझ आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वैसे मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।